रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन धनीराम के घर के आंगन में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। धनीराम, जो कभी गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता था, आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कमरे में मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी उसके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा दिखा रही थी। उसके दोनों बेटे सोहन और मोहन बिस्तर के पास खड़े थे। सोहन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, मानो उसे किसी बड़े काम के लिए शहर निकलना हो। वहीं मोहन चुपचाप अपने पिता के ठंडे पड़ते हाथों को सहला रहा था। धनीराम ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, सोहन, मोहन, मेरे पास आओ। सोहन झट से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सोचा, शायद अब बुड्ढा बताएगा कि उसने अपनी उम्र भर की कमाई कहाँ छुपाई है। जी पिताजी, हम यहीं हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धनीराम ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई महल या सोने की मोहरें नहीं हैं। बस वह पीछे वाला बंजर खेत है जो सालों से प्यासा पड़ा है। लेकिन याद रखना, उस मिट्टी के सीने में सोना दबा हुआ है। जो उसे खोज लेगा, उसकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। सोहन के कान खड़े हो गए। सोना खेत के नीचे, क्या वह किसी कलश में है? आपने उसे कहाँ गाड़ा है पिताजी? धनीराम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो शायद सोहन की नासमझी पर थी या शायद उस रहस्य पर जो वह छोड़कर जा रहा था। उसने बिना कोई जवाब दिए अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। धनीराम के जाने के कुछ ही हफ्तों बाद सोहन के भीतर का लालच उफान मारने लगा। उसने मोहन को आंगन में बुलाया। मोहन उस समय अपने पुराने हल की मरम्मत कर रहा था। मोहन, ये लकड़ी के टुकड़ों से खेलना बंद कर। क्या तूने सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा था? उस खेत में सोना है। हम यहाँ गरीबी में क्यों सड़ रहे हैं? अरे भाई, पिताजी का इशारा शायद उस मेहनत की तरफ था जो हमें उस मिट्टी में करनी है। सोना आसमान से नहीं टपकता, उसे उगाना पड़ता है। मेहनत? तू पागल हो गया है। पसीना बहाकर तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है। राज नहीं किया जाता। मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ बड़े मजदूर और औजार लाने। मैं उस खजाने को ढूंढकर ही दम लूंगा। सोहन ने उसी दिन अपनी पत्नी के शादी के कंगन सुनार के पास गिरवी रख दिए। अजी, सुनते हो? ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इन्हें मत बेचो। सुना है वह खेत श्रापित है। पिताजी ने भी वहाँ कभी कुछ नहीं उगाया। चुप कर। जब सोने की ईंटें घर आएंगी तो तुझे ऐसे 100 कंगन लाकर दूंगा। ये श्राप व्राप सब डरपोक लोगों की बातें हैं। एक तपती दोपहरी में सोहन शहर से 3 तगड़े मजदूरों को लेकर खेत पर पहुंचा। उनके हाथों में भारी कुदालें और फावड़े थे। सोहन खुद एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और हुक्म देने लगा, खोदो और गहरा खोदो, जब तक कुदाल किसी धातु से न टकराए। रुकना मत। मुझे पता है बुड्ढे ने यहीं कहीं कुछ गाड़ा है। मालिक, धूप बहुत तेज है। मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई है। यहाँ खुदाई करना मुमकिन नहीं लग रहा। पैसे किस बात के दे रहा हूँ? अगर शाम तक कुछ नहीं मिला तो दिहाड़ी भूल जाना। खुदाई जारी रखो। तभी मोहन वहाँ से गुजरा। उसके कंधे पर एक छोटा सा हल और हाथ में पानी की मटकी थी। वह सोहन की हालत देखकर रुक गया। भाई, क्यों व्यर्थ में जमीन का सीना चाक कर रहे हो? देखो, मिट्टी की नमी खत्म हो गई है। इसे खोदने के बजाय इसे सहलाने की जरूरत है। तू अपनी नसीहतें अपने पास रख मोहन। तू तो वही करेगा ना, गोबर उठाना और पसीना बहाना। जब मेरे हाथ सोने का कलश लगेगा तब तू मेरे पास भीख मांगने आएगा। जा, अपना काम कर। मोहन ने एक ठंडी आ भरी और अपने खेत की ओर चल दिया।
मोहन का हिस्सा पत्थरीला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के पुराने संदूक से वे बीज निकाले जो उसे मिले थे। वे बीज काले और सूखे थे, देखने में साधारण पत्थर जैसे। पिताजी कहते थे कि मिट्टी कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। अगर इन बीजों में जीवन है तो यह मिट्टी इन्हें जरूर पालेगी। उसने जमीन पर जोर जबरदस्ती करने के बजाय पास की नदी से छोटी छोटी नालियां बनाई। उसने मिट्टी में खाद मिलाई और उसे नरम किया। गांव का एक लड़का आता है और बोलता है, मोहन काका, सब कहते हैं सोहन काका को खजाना मिलने वाला है। आप यहाँ कीचड़ में क्यों खेल रहे हो? बेटा, खजाना दो तरह का होता है। एक वो जो बना बनाया मिलता है और एक वो जिसे हम खुद बनाते हैं। मैं अपना खजाना बना रहा हूं। खेत में कई फीट गहरे गड्ढे हो चुके थे। सोहन अब खुद भी फावड़ा चलाने लगा था। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, सोहन की कुदाल अचानक किसी चीज से टकराई। सोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पागलों की तरह हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। अरे मुझे खजाना मिल गया। मोहन, ओ मोहन, देख, आज तेरी गरीबी का अंत हो गया और मेरी किस्मत खुल गई। मोहन भागता हुआ आया। मिट्टी के ढेर के बीच एक पुराने पत्थर का संदूक दिखाई दे रहा था। सोहन के हाथ कांप रहे थे। इसमें पक्का सोना ही होगा, बहुत सारा सोना। अब मैं शहर में महल बनवाऊंगा। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी चीख निकल गई। खजाना देखकर वह दंग रह गया, पर खुशी से नहीं बल्कि सदमे से। मोहन ने अपने हिस्से के खेत में कदम रखा। यह हिस्सा पत्थरीला था और सालों से यहाँ हल नहीं चला था। उसने मिट्टी को छुआ। वह गर्म और बेजान लग रही थी। मोहन ने अपनी आंखें मूंद ली और उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। मिट्टी माँ है मोहन, और माँ कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देती। उसने अपने झोले से वह छोटा सा मखमल का बटुआ निकाला जिसमें वह खजाना था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर कुछ भूरे और काले रंग के सूखे बीज थे। ये बीज साधारण अनाज जैसे नहीं दिख रहे थे, बल्कि थोड़े बड़े और चमकदार थे। तुम ही हो ना पिताजी का असली सोना? दुनिया तुम्हें सूखा समझकर फेंक सकती है, लेकिन मुझे तुम में जीवन की धड़कन सुनाई दे रही है। उसने कुदाल उठाई और जमीन को खोदना नहीं, बल्कि उसे संवारना शुरू किया। उसने पास की छोटी सी सरिता से पानी लाने के लिए कच्ची नालियां बनाई। अरे ओ मोहन, तेरा भाई तो पाताल से सोना निकालने की तैयारी कर रहा है और तू इन सूखे पत्थरों को बो रहा है। क्यों अपनी जवानी इस बंजर जमीन पर जाया कर रहा है? काका, प्यासे को पानी पिलाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन जब उसकी प्यास बुझती है तो तृप्ति भी उतनी ही मिलती है। मेरी मिट्टी प्यासी है, मैं बस उसे पानी पिला रहा हूं। मोहन ने उन बीजों को एक एक कर मिट्टी की गोद में सुला दिया। उसने उन पर मिट्टी की हल्की चादर ओढ़ाई और पानी का छिड़काव किया। अगले कुछ दिनों तक मोहन ने हार नहीं मानी। जब सोहन गहरे गड्ढे खोदकर मिट्टी के ढेर लगा रहा था, मोहन हाथ जोड़कर बादलों और मिट्टी से प्रार्थना कर रहा था। एक रात तेज बारिश हुई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मोहन के खेत पर पड़ी तो वहाँ का नजारा ही बदल गया था। मिट्टी को चीरकर नन्हे नन्हे हरे अंकुर बाहर निकल आए थे। वे साधारण पौधों की तरह नहीं थे। उनकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं और तने मजबूत थे। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से एक अंकुर को छुआ। अरे वाह, कितनी अच्छी पत्तियां बाहर निकल आई है। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे अंकुर देखे हैं। तभी वहाँ सोहन आया। वह कीचड़ में लथपथ था और उसके चेहरे पर हार की झुंझलाहट थी। उसने मोहन के खेत की हरियाली देखी और उसका चेहरा ईर्ष्या से लाल हो गया। ये क्या है? ये कौन से अजीब पौधे उगा रहा है तू? इनमें कोई फल फूल तो दिख नहीं रहा।
ये तो बस घास फूस है। भाई, ये घास नहीं है, ये उम्मीद है। थोड़ा धैर्य रखो, जब ये बड़े होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि असली सोना क्या होता है। धैर्य? मेरे पास धैर्य के लिए समय नहीं है। मेरी मशीनें और मजदूर थक चुके हैं, लेकिन मुझे वो संदूक मिलकर रहेगा। तू अपनी इस घास के साथ खुश रह। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं सोने की चमक से तेरी आंखें चौंधिया दूं। सोहन वहां से पैर पटकते हुए चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात उसके खेत की गहराई में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी कहानी बदल देगा। सोहन ने शहर से एक विशालकाय मशीन जेसीबी मंगवा ली। उसने अपने घर का बचा कुचा अनाज भी बेच दिया ताकि मशीन का किराया चुका सके। उसकी पत्नी रोती रही, मोहन समझाता रहा, लेकिन सोहन के सिर पर सोने का भूत सवार था। मशीन ने दिन रात खुदाई शुरू की। खेत अब खेत नहीं रहा था, वह एक गहरा और डरावना खड्डा बन चुका था। गांव के लोग दूर से खड़े होकर तमाशा देखते और कहते, सोहन की ऐसी खिलौनी हरकत देख के धनीराम की आत्मा आज रो रही होगी। और गहरा, मुझे यकीन है कि खजाना बस कुछ ही फीट नीचे है। अगर आज रात तक कुछ नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गहरी खुदाई की वजह से जमीन की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई। बारिश के पानी ने मिट्टी को ढीला कर दिया और सोहन का आधा खेत धंस गया। वह भारी मशीन उस गहरे दलदल में फंसकर धीरे धीरे समाने लगी। अरे नहीं, मेरी मशीन, मेरा सोना, सब कुछ डूब रहा है। कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अगली सुबह जब बारिश थमी तो वहाँ न कोई खजाना था और न ही उपजाऊ मिट्टी। वहाँ बस एक बहुत बड़ा कीचड़ का भयावह गड्ढा था। सोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसके पास अब न पैसे थे, न गहने और न ही खेती करने लायक जमीन। अगली सुबह सोहन चुपचाप मोहन के खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और शरीर पर कल की बारिश की कीचड़ अभी भी सूखी पड़ी थी। मोहन जब अपनी फसल को देखने आया तो उसने सोहन की यह हालत देखी। अरे भाई, तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हो? मोहन, मैं सब हार गया। मेरा घमंड, मेरी जमा पूंजी और पिताजी की वो जमीन, सब उस गड्ढे में दफन हो गया। तूने सही कहा था, मैं मिट्टी के नीचे सोना ढूंढ रहा था और तूने मिट्टी से ही सोना पैदा कर दिया। हारता वो है भाई जो कोशिश छोड़ देता है। तूने तो बस रास्ता गलत चुना था। जो गड्ढा तूने खोदा है वो सिर्फ जमीन में नहीं है, वो हमारे बीच की दूरी भी है। चलो, आज से उसे भरने का काम शुरू करते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है? वो खेत तो अब खेती के लायक ही नहीं रहा। वहां सिर्फ कीचड़ और पत्थर हैं। नहीं सोहन, प्रकृति कभी कुछ बर्बाद नहीं करती। उस गड्ढे में जो पानी भरा है, हम उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं। और जो मिट्टी बाहर निकली है, उसे वापस डालकर हम जमीन को समतल करेंगे। मैं तुम्हें ये स्वर्ण धान के बीज दूंगा। हम मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सोहन ने पहली बार बिना किसी लालच के सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए पसीना बहाया। मोहन और सोहन की स्वर्ण धान की फसल ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। जहां एक तरफ दोनों भाई खुश थे, वहीं गांव के बाकी किसान अपनी जमीनों को लेकर हताश थे। सूखे और कर्ज की मार झेल रहे कई किसान अपनी पुश्तैनी जमीनें शहर के एक चालाक बिल्डर लाला धनीराम, जो मुख्य पात्र के पिता का हमनाम था पर स्वभाव में बिल्कुल विपरीत, को कौड़ियों के दाम बेचने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। लाला धनीराम अपनी मखमल की टोपी ठीक करते हुए कागज फैलाए बैठा था। देखो भाई लोगों,
तुम्हारी जमीनें पत्थर हो चुकी हैं, न पानी है न बीज। क्यों भूखे मरते हो? ये कागज पकड़ो, दस्तखत करो और शहर जाकर आराम की जिंदगी जियो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम शहर में छोटा मोटा काम शुरू कर सको। एक बूढ़ा किसान कांपते हाथों से अंगूठा लगाने ही वाला था कि तभी दूर से एक ललकार सुनाई दी। अरे रुकिए काका, अपनी माँ का सौदा मत कीजिए। सोहन और मोहन भीड़ को चीरते हुए आगे आए। सोहन के चेहरे पर अब वह पुराना लालच नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। अरे ओ सोहन, तू तो खुद कल तक गड्ढे खोदकर खजाना ढूंढ रहा था, अब बड़ा ज्ञान दे रहा है। हाँ लाला, मैंने गड्ढे खोदे थे और उन गड्ढों ने मुझे सिखाया कि असली खजाना मिट्टी के ऊपर नहीं, हमारे पसीने और एकता में है। मोहन आगे बढ़ा और उसने अपने झोले से स्वर्ण धान की बालियां निकाली। उनकी चमक देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाइयों, ये अनाज देख रहे हैं आप, ये हमारे पिताजी की विरासत है। हमने अपनी आधी जमीन को फिर से जीवित कर लिया है। अगर हम अपनी जमीनों को बेचने के बजाय एक साथ मिलकर सहकारी खेती करें तो हम सबको लाला के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मोहन भाई, हमारे पास तो खाद और पानी के पैसे भी नहीं हैं। हम शुरुआत कैसे करेंगे? मेरे और सोहन के पास इस साल की फसल से जो बीज बचे हैं, हम उन्हें गांव के हर किसान में मुफ्त बांटेंगे। बदले में हमें बस आपकी मेहनत चाहिए। हम सब मिलकर नहर खोदेंगे और एक साझा कुआं बनाएंगे। और सुनिए, जो गड्ढा मैंने अपने लालच में खोदा था, उसे हम सब मिलकर एक बड़ा तालाब बनाएंगे ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके। मैं खुद सबसे पहले कुदाल उठाऊंगा। लाला धनीराम को लगा कि उसका शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने रात के अंधेरे में अपने गुंडों को मोहन के गोदाम में आग लगाने के लिए भेजा ताकि बीज नष्ट हो जाए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गोदाम से धुआं निकल रहा है। सोहन और मोहन बदहवास होकर वहां पहुंचे। सब खत्म हो गया। लाला ने हमारे बीज जला दिए। लेकिन मोहन शांत था। वह गोदाम के पिछले हिस्से की तरफ गया और एक छोटी सी जमीन दिखाई जो उसने पहले ही खोद कर रखी थी। सोहन, मैंने सारे बीज गोदाम में नहीं रखे थे। कुछ बीज मैंने पहले ही मिट्टी में बैंक की तरह जमा दिए थे। आग अनाज जला सकती है, लेकिन मिट्टी के भीतर दबी उम्मीद को नहीं। गांव वालों ने जब मोहन की दूरदर्शिता देखी तो उनका विश्वास और मजबूत हो गया। उसी दिन से पूरे गांव ने लाला का बहिष्कार कर दिया और रामपुर किसान संघ की नींव रखी गई। अगले 6 महीनों तक रामपुर में एक उत्सव जैसा माहौल था। सोहन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल भारी पत्थर हटाने और तालाब बनाने में किया। मोहन ने सबको आधुनिक और प्राकृतिक खेती के तरीके सिखाए। जब फसल कटने का समय आया तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा उठा। रामपुर अब कंगाल गांव नहीं बल्कि स्वर्ण ग्राम बन चुका था। मोहन, पिताजी ने सच कहा था, खजाना तो यही था, हमारा साथ और हमारी मेहनत। बिल्कुल भाई, मिट्टी ने हमें सोना दिया क्योंकि हमने उसे अपना खून पसीना दिया। मोहन और सोहन की पहली बड़ी फसल कट चुकी थी। खलिहान सुनहरी बालियों से भरा था। अब चुनौती थी इसे शहर की बड़ी मंडी में सही दाम पर बेचने की। सोहन अब बदल चुका था। वह मोहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोरियां लाद रहा था। भाई, सुना है शहर की मंडी में बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं। वे हम जैसे सीधे किसानों को बातों में फंसा लेते हैं। हमें सावधान रहना होगा। सही कहा सोहन, लेकिन याद रखना, हमारी ताकत इन बोरियों में बंद स्वर्ण धान की गुणवत्ता है। हम अपनी मेहनत का सौदा कम में नहीं करेंगे। शहर की मंडी शोर शराबे और धूल से भरी थी।
जैसे ही भाइयों की बैलगाड़ी मंडी में पहुंची, स्वर्ण धान की खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। मंडी का सबसे बड़ा और चालाक व्यापारी सेठ किरोड़ीमल अपनी गद्दी से उठा और उनकी गाड़ी के पास आया। दाना तो अच्छा दिख रहा है। क्या नाम बताया इसका? स्वर्ण धान। देखो भाई, बाजार में आजकल नया माल कम ही बिकता है। मैं तुम्हें आम धान से थोड़ा ज्यादा भाव दे दूंगा। बोलो, सौदा पक्का? सेठ जी, आप पारखी आदमी हैं। इसे आम धान मत कहिए। इसकी खुशबू और चमक ही बता रही है कि यह क्या है। हम इसे मंडी के भाव नहीं, इसकी खासियत के भाव बेचेंगे। अरे छोटे भाई, खेती करना और व्यापार करना अलग बात है। यहाँ मेरी मर्जी चलती है। अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। सेठ जी, आप अकेले खरीदार नहीं हैं और हम अकेले बेचने वाले नहीं हैं। मोहन ने मंडी में आए अन्य किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने धान के बारे में बताया। उसने समझाया कि अगर वे सब मिलकर अपनी फसलों की एक सहकारी समिति बना ले तो व्यापारी उन्हें दबा नहीं पाएंगे। भाइयों, हमारी मिट्टी का सोना इन व्यापारियों की तिजोरी में सस्ते में नहीं जाना चाहिए। हम अपना माल तभी बेचेंगे जब हमें सही दाम मिलेगा। किसानों ने मोहन की बात मान ली। जब सेठ किरोड़ीमल ने देखा कि कोई भी किसान अपनी फसल कम दाम पर बेचने को तैयार नहीं है और एक सुबह जब मोहन और सोहन तालाब के पास काम कर रहे थे, शहर से कुछ सरकारी अफसर और पुलिस की गाड़ी गांव में दाखिल हुई। उनके साथ लाला धनीराम बड़ी शान से चल रहा था। कहाँ था ना सोहन, शहर में कानून चलता है। ये देखो सरकारी नोटिस। इस बंजर जमीन का बड़ा हिस्सा सरकारी रिकॉर्ड में बंजर घोषित है और मैंने इसे सरकार से लीज पर ले लिया है। अब यहाँ तुम खेती नहीं, मेरी फैक्ट्री बनेगी। ये नामुमकिन है। ये जमीन हमारे दादा परदादा की है। आप इसे कैसे छीन सकते हैं? मोहन शांत खड़ा सब सुन रहा था। उसे याद आया कि पिताजी ने उस पत्थर के संदूक में बीजों के साथ कुछ पुराने कागजात भी छोड़े थे, जिन्हें उसने संभाल कर रखा था। गांव में तनाव का माहौल था। लाला धनीराम के बुलडोजर खेत के मुहाने पर खड़े थे। सोहन हाथ में कुदाल लिए सामने खड़ा हो गया, लेकिन मोहन ने उसे शांत किया। भाई, ताकत से नहीं, आज हमें पिताजी के विश्वास और इन कागजों की सच्चाई से लड़ना है। मोहन ने वह पुराना संदूक खोला जो सोहन ने खुदाई के दौरान निकाला था। उस संदूक के गुप्त खाने में एक पीला पड़ चुका दस्तावेज था, जिस पर पुराने राजा और सरकारी मोहर लगी थी। शहर की कचहरी में लाला धनीराम के महंगे वकील और गांव के सीधे साधे मोहन सोहन आमने सामने थे। हुजूर, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन लाला जी को लीज पर दी गई है। इन किसानों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हुजूर, यह वह दस्तावेज है जो मेरे पिता ने मिट्टी के सोने के साथ संभाल कर रखा था। यह उस समय का ताम्रपत्र और रजिस्ट्री है जब यह गांव बसा था। इसमें साफ लिखा है कि यह जमीन कभी बंजर नहीं थी, बल्कि इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे परिवार को दी गई थी। जज ने उन कागजों को गौर से देखा। वे दस्तावेज लाला के जाली कागजों पर भारी पड़े। अदालत यह मानती है कि लाला धनीराम ने सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की है। ये जमीन मोहन और सोहन की है और लाला पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाए। लाला को पुलिस ले गई और गांव में जीत का जश्न मनाया गया। अब वह समय था जब पिताजी की बात पूरी तरह सच साबित होने वाली थी। सूरज ढल रहा था और पूरे खेत में स्वर्ण धान की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। सोहन और मोहन साथ खड़े थे। मोहन, आज मुझे समझ आया पिताजी ने उस संदूक में बीज और कागज क्यों रखे थे। बीज मेहनत के लिए थे और कागज हमारी पहचान बचाने के लिए। असली सोना तो यह मिट्टी है जिसने हमें कभी हारने नहीं दिया। हाँ भाई, और सबसे बड़ा सोना हमारा यह साथ है। अगर हम अलग होते तो लाला हमें कभी का निगल गया होता।
गांव के बच्चे खेतों में दौड़ रहे थे और रामपुर अब एक खुशहाल और आत्मनिर्भर गांव बन चुका था। धनीराम की आत्मा आज सच में मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उसके बेटों ने मिट्टी को सच में सोना बना दिया था।